महिलाएं सृष्टि की जननी होती है जो समाज को कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। औद्योगिकरण के पहले महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्यों, खाना बनाना, परिवार की सेवा करना और कृषि कार्य करना इत्यादि में व्यस्त रहती थी। लेकिन औद्योगिकरण के बाद महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्योग में काम करती थी लेकिन औद्योगिकरण के बाद महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम करने लगी। इन उद्योगों में कार्यरत महिलाएं श्रमिक जब भी मातृत्व की स्थिति में से गुजरती थी तो वे कुछ समय के लिए इन परियोजनाओं में कार्य करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ऐसी स्थिति प्रदान की है। उस स्थिति में उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे छुट्टी, आर्थिक सहायता, नौकरी की सुरक्षा और चिकित्सकीय सुविधा इत्यादि। लेकिन नियोजक इस कानून के बनने के पहले इन सुविधाओं को प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि इस संबंध में कोई कानून नहीं था, न ही नियोजक अपना उत्तरदायित्व भी समझता था। अतः महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1929 में बम्बई हितलाभ अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद मद्रास सरकार ने 1934 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1938 में और बिहार सरकार ने 1947 में इस कानून को पारित किया। केंद्र सरकार के द्वारा भी 1941 में खान मातृत्व हित लाभ अधिनियम और 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित किया गया, लेकिन ये दोनों कानून सीमित क्षेत्र में मातृत्व हित लाभ देने में सक्षम थे, जबकि राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में एकरूपता का अभाव था। अतः केंद्र सरकार ने इसमें एकरूपता लाने हेतु 12 दिसंबर 1961 को मातृत्व हित लाभ अधिनियम पारित किया, जो कुछ संशोधनों के बाद आज भी लागू है। इस कानून के संबंध में 3 बातें कही जा सकती थी, जो निम्नलिखित है। ये एक केंद्रीय कानून है जो पूरे भारत में लागू है। लागू करने का अधिकार उपयुक्त सरकार को है। ये एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। उद्देश्य: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसी भी नियोजन या उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिक को मातृत्व की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही प्रसव पूर्व व प्रसव उपरांत महिला श्रमिक के नियोजन को विनियमित करना और चिकित्सकीय तथा अन्य लाभ प्रदान करना है। परिभाषाएं: जैसे कि समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऐसे अभिप्राय ऐसे संस्थापन के संबंध में है जो खान और ऐसा स्थापन है जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कालाबाजारी और अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है। केंद्रीय सरकार और किसी अन्य संस्थान में राज्य सरकार से है। प्रसव हो गया डिलीवरी से अभिप्राय शिशु के जन्म से है। गर्भपात मिसकैरेज से तात्पर्य गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व या दौरान कि किसी अवधि में गर्भाशय की अंतर वस्तुओं के निष्कासन से है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात भ्रूणपात नहीं आता जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट से अभिप्राय निम्नलिखित है: कोई कारखाना, कोई खान, कोई बागान, कोई ऐसा संस्थान जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है। कोई ऐसा संस्थान जिसे इस अधिनियम के उपबंध की धारा 2(1) के अधीन लागू किया गया। महिला से अभिप्राय किसी संस्थान में मजदूरी पर नियोजित महिला से है, चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी अभिकरण के माध्यम से। प्रावधान विस्तार: यह कानून सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी कारखाने, खान, बागान, घुड़सवारी का प्रदर्शन, नट संबंधी प्रदर्शन, अन्य प्रकार के उद्योग पर लागू होता है। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की स्वीकृति पर अन्य प्रतिष्ठानों में भी लागू कर सकती है। जिन प्रतिष्ठानों या उद्योगों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबंध लागू है, वहां ये अधिनियम लागू नहीं होता। अपवाद के रूप में जब किसी उद्योग में नियोजित महिला श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रसूति हित लाभ पाने की हकदार नहीं हो जाती। जिस उद्योग या नियोजन में महिला श्रमिक की मजदूरी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा को पार कर गई हो, उपयुक्त दोनों ही स्थितियों में महिला श्रमिक को प्रसूति हित लाभ अधिनियम के अंतर्गत लाभ मिलता रहेगा। योग्यता की शर्तें: महिला श्रमिक को मातृत्व लाभ की अधिकारिणी होने के लिए किसी प्रतिष्ठान में मातृत्व की संभावित तिथि से एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 70 दिनों तक कार्य करना आवश्यक है। यह शर्त उन महिला श्रमिक पर लागू नहीं होता जो उस असम राज्य में आकर बस गई हो, आप्रवासन के समय गर्भावस्था में हो। यदि कोई महिला श्रमिक प्रसव के दौरान छुट्टी पर हो लेकिन वह दूसरे प्रतिष्ठान में काम कर रही हो, तो इस अधिनियम के अनुसार दोहरे नियोजन के लिए यह लाभ समाप्त कर दिया जाएगा। महिलाओं के नियोजन और कार्य पर प्रतिशत: कोई भी नियोजक महिला श्रमिक को प्रसव या गर्भपात के दिन के बाद 6 सप्ताह तक न तो नियोजित कर सकता है और न ही महिला श्रमिक इस अवधि में काम कर सकती है। प्रसव के संभावित दिन से पहले के 6 सप्ताह तक अनुपस्थित रहने के लिए महिला श्रमिक नियोजक को इस संदर्भ में सूचना दे सकती है और इस
अवधि में काम पर आने या उस महिला श्रमिक के द्वारा अनुरोध करने पर भी नियोजक द्वारा उससे ऐसे कठिन काम नहीं लिया जाएगा जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर खतरा या गर्भपात की स्थिति संभावित हो। लाभ प्राप्ति की विधि। इस अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों प्रसूति लाभ पाने के लिए एक विधि की व्यवस्था की गई है। इसमें निम्नलिखित बातें हैं। कोई भी महिला श्रमिक प्रसूति लाभ पाने हेतु नियोजक को एक आवेदन देगी और आवेदन में निम्नलिखित बातें शामिल होगी। पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, एक संभावित तिथि जिस दिन वह मां बनने की आशा रखती हो, नॉमिनी का नाम इत्यादि। लाभ की दर। महिला श्रमिक को मातृत्व के दौरान विगत 3 माह की औसत दैनिक मजदूरी दर या 10 रुपये या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर जो भी अधिक हो दी जाएगी। लाभ की अवधि। मातृत्व लाभ के रूप में महिला श्रमिक को 12 सप्ताह की छुट्टी मजदूरी सहित दी जाएगी। ये छुट्टी 6 सप्ताह की प्रसव पूर्व तथा 6 सप्ताह के प्रसव उपरांत दी जाएगी। प्रसव पूर्व का भुगतान महिला श्रमिक को किया जाएगा तथा प्रसव उपरांत का भुगतान महिला द्वारा नामित व्यक्ति को नियोजक द्वारा 48 घंटे के अंदर किया जाएगा। ये लाभ तभी भुगतान किया जाएगा जब महिला और बच्चे दोनों में से कोई भी एक नियोजित में वे कोई भी एक जीवित हो। दोनों हो जाने पर नियोजक द्वारा